Hello friends, welcome to Reno's Englishpedia. Today I'm revising the chapter Memories of Childhood from the book Vistas. Memories of Childhood में दो stories हैं. The first is the cutting of my long hair and the second story is We Too Are Human Beings. तो हम इन दोनों stories की ही अलग अलग से title, theme and the central idea, the character analysis, the summary and tone individually करेंगे. First I'll finish with one story, then I'll move on to the second story. The first story, The Cutting of My Long Hair, is written by Zitkala Shah. She is a Native American. Native American मतलब उनको Red Indians बोला जाता था. But she is, the native inhabitant of America. And Bama is a Dalit Indian woman. तो बामा की जो कहानी है, We Too Are Human Beings. So let's start. Before I move on to the individual chapter, we need to discuss the title Memories of Childhood. तो ये जो टाइटल है ये क्या है? इट्स अ कंपाइलेशन ऑफ पर्सनल स्टोरीज, पर्सनल खुद की ऑटोबायोग्राफिकल कहानी का कंपाइलेशन. कंपाइलेशन मतलब दो कहानियों को को लिंक किया गया है, दोनों कहानियों को इकट्ठे जोड़ा गया है, एक ही कहानी में दो कहानियों को इकट्ठा लिखा गया है. जो जितकला शाह ने फेस किया था दैट वाज रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड कल्चरल ऑप्रेशन. जो बामा ने फेस किया था दैट वाज सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड अगेन कल्चरल ऑप्रेशन. और ये जो डिस्क्रिमिनेशन और ऑप्रेशन है दैट इज जनरली फेस्ड बाय मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज. हर कंट्री में कोई ऐसी कम्युनिटी है जिसको मार्जिनलाइज किया गया है, जिनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन एक डिफरेंट एटीट्यूड यूज़ किया जाता है, मतलब बिहेव किया जाता है डिफरेंटली. तो उन कम्युनिटीज़ को हम मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ कहते हैं. तो अगर टाइटल को देखें तो टाइटल इज़ द थीम इन इटसेल्फ कि इन इन कम्युनिटीज़ को कल्चरली हमें एसिमिलेशन करना चाहिए. ये जो टाइटल है इट इज़ शोइंग द डिस्क्रिमिनेशन, चाहे वो कास्ट बेस्ड हो, चाहे वो रेस बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो. इन लोगों को एक आइडेंटिटी चाहिए, इन लोगों का रेजिलियंस, रेजिलियंस मतलब स्ट्रेंथ टू अगेन गेट बैक एंड फाइट, टू अगेन स्टैंड ऑन द फीट एंड फाइट. तो उनका रेजिलियंस भी है, कितना इन्होंने बचपन में सहन किया. दे आर मेमोरीज ऑफ द चाइल्डहुड, उन्होंने क्या कुछ सहन किया एंड हाउ they stood back up again and again to fight against the injustice. अगर हमें ये टाइटल हम देखें तो इट इज़ फोकसिंग ऑन द नरेटिव्स. नरेटिव मतलब स्टोरीज जो इन दोनों की, जितकलास और बामा की चाइल्डहुड की पेनफुल एक्सपीरियंसेस हैं, उनके ऊपर ये फोकस कर रहा है. और ये जो फोकस है ना, जो बैकग्राउंड है वो एक मार्जिनलाइज कम्युनिटी का है. मतलब इसका मतलब कि ये सिर्फ इन दो बच्चों की कहानी नहीं है, बट ये इनफैक्ट हर उस बच्चे की कहानी है जो उस कम्युनिटी का हिस्सा है. तो फोकस इज नॉट ओनली ऑन दीज टू पीपल बट इट इज ऑन द होल कम्युनिटी एज अ बैकग्राउंड. ओके, जो फर्स्ट स्टोरी है द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, जितकला शाह की है. ये एक बहुत पावरफुल टाइटल है जो उस डीप इमोशनल ट्रॉमा के बारे में हमें बताता है जो एक लॉस ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी से होता है. पंजाब में मोस्ट ऑफ द सिक्स विल अंडरस्टैंड दिस कि फॉर देम देयर हेयर, देयर टर्बन इज देयर आइडेंटिटी. or anyone even touching their turban or their hair is going to incite a huge emotional trauma in these people. तो वही चीज़ अमेरिका में इन नेटिव अमेरिकन्स के लिए थी. उनका मतलब उनके बालों को जब कट किया गया, मतलब उनको फोर्स किया गया टू एसिमिलेट इनटू द डोमिनेंट कल्चर. एसिमिलेट मतलब टू जॉइन इनटू द डोमिनेंट कल्चर. डोमिनेंट कल्चर किसका था? अंग्रेजों का, द ब्रिटिश. द ब्रिटिश हु हैड टेकन ओवर अमेरिका, द ब्रिटिश हु वर इमिग्रेंट्स इन अमेरिका. वो उनका एक डोमिनेशन का फॉर्म था कि द नेटिव अमेरिकन्स मस्ट इम्बाइब द कल्चर ऑफ द डोमिनेंट ग्रुप, राइट. तो उनके जो लॉन्ग बाल थे, जो उनका नेटिव अमेरिकन हेरिटेज और प्राइड था, उस सिंबल को वो छीन रहे थे. और सिर्फ प्यार से नहीं छीन रहे थे, बहुत वायलेंटली छीन रहे थे. अब ये कहाँ पे हुआ था? एट द कार्लाइल इंडियन स्कूल.
अमेरिका में कार्लाइल इंडियन स्कूल बनाया गया था बाय द अमेरिकन्स, बाय द ब्रिटिश अमेरिकन्स, जहाँ पे वो नेटिव अमेरिकन्स को एसिमिलेट करते थे इनटू द डोमिनेंट कल्चर। अब हुआ तो बहुत कुछ था ज़िटकला सा के लिए, बट उसके लिए जो सबसे बड़ा लॉस था दैट वाज़ अ लॉन्ग हेयर, राइट? और वो इस लॉस को पूरी लाइफ भूल नहीं पाई थी। उसके लिए उस टाइम पे जो उसने इनडिग्निटी फेस किया था, उस चीज़ को उसने इस स्टोरी के थ्रू बताया है, और इसीलिए द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर इज़ अ वेरी एप्ट टाइटल फॉर दिस एपिसोड ऑफ अ लाइफ। अब जो पर्सनल सिग्निफिकेंस की अगर हम टाइटल को अगर हम 3 पॉइंट्स में डिवाइड करते हैं, तो फर्स्ट द टाइटल इज़ इट इज़ सिंबॉलिक, इट हैज़ अ वेरी पर्सनल सिग्निफिकेंस, इट वाज़ अ वेरी पर्सनल लॉस। एक उसका ये कटिंग ऑफ अ हेयर, इट हाइलाइट्स द इमोशनल इम्पैक्ट ऑफ दिस इंसिडेंट ऑन द चाइल्ड, मतलब कितना इमोशनली वो इम्पैक्ट हुई थी, तो ये हमें टाइटल से पता चलता है। फिर इस टाइटल का एक कल्चरल सिंबॉलिज्म भी है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू नेटिव अमेरिकन कल्चर्स में जो लॉन्ग है दैट इज द सिंबल ऑफ देयर देयर स्ट्रेंथ, देयर ब्यूटी, देयर कनेक्शन टू देयर हेरिटेज। और अगर उनके बाल काट दिए जाते हैं तो ये एक पोटेंट, अ वेरी इंपॉर्टेंट, अ वेरी डेंजरस सिंबल होता है ऑफ कल्चरल इरेजर। कल्चरल इरेजर मतलब किसी का कल्चर हम पूरी तरह से ख़त्म करते हैं, तो उसमें फर्स्ट स्टेप नेटिव अमेरिकन्स के लिए था द कटिंग ऑफ देयर हेयर। अगेन द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर इज एन एक्ट ऑफ वायलेंस। कटिंग कन्वे करता है एग्रेशन, फोर्स, इट इज़ अ वायोलेशन ऑफ द सेल्फ। ये सजेस्ट करता है कि ये सिर्फ एक फिजिकल चेंज नहीं था, कटिंग हेयर वॉज नॉट जस्ट अ फिजिकल चेंज, but it was a forceful imposition of another's cultural norms. दूसरों का कल्चर नॉर्म किसी के ऊपर एनफोर्स किया जा रहा है, वो उसको उस वायलेंस को दिखाने के लिए उनको चाबुक से नहीं मारा गया, उनको गन से नहीं इंजर किया गया, बहुत एक माइल्ड चीज़ यूज़ की गई बट फॉर अ वेरी ग्रेटर इम्पैक्ट। Cutting of the hair was a very violent form of attack on the Native American culture. As is denoted in the title, theme वहीं पे है, prejudice है, जो इंग्लिश थे, the prejudice, the bias they showed to the American Indians, स्पेशल मतलब जो अमेरिका में अमेरिकन इंडियंस रह रहे थे, उनके अगेंस्ट जो प्रेजुडिस और बायस है, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थीम्स। ये इस चैप्टर के थ्रू हमारे को ईवल्स ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बहुत अच्छे से नज़र आता है। जो स्कूल ऑफिशियल्स थे, कार्लाइल इंडियन स्कूल के जो ऑफिशियल्स थे, उन्होंने ज़िटकला जैसे बच्चों को फोर्स किया टू गिव अप देयर नॉर्मल क्लोथिंग एंड टू वेयर द वेस्टर्न क्लोथिंग। उन्होंने उनको फोर्स किया दैट दे हैव टू कट देयर हेयर। और इस स्टोरी का वेरी इंपॉर्टेंट थीम इज द एंग्विश, द पेन, द डीप सॉरो ऑफ अ गर्ल हु बिलोंग टू अ माइनॉरिटी ग्रुप। उस छोटी सी लड़की के दिल के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा इस इंसिडेंट का, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थीम। उसकी कम्युनिटी बिलीव करती थी कि सिर्फ जो कावर्ड्स होते हैं, जो हार गए होते हैं लड़ाई में, उनके बाल कटते हैं, या फिर जो मोर्निंग में होते हैं, मोर्निंग मतलब जो ग्रीविंग पीरियड में होते हैं, सिर्फ उनके बाल कटे होने चाहिए। तो जब ज़िटकला शाह को बोला गया कि उसके बाल कटेंगे, तो उसने बहुत अपोज किया, बहुत रिबेल किया, बट वो छोटी बच्ची कुड नॉट फाइट द माइटी पीपल, द माइटी इंग्लिश, एंड दे अल्टीमेटली कट हर हेयर। So let us quickly study the character of Zitkala Shah. Zitkala Shah कैसी है? She is a strong, defiant, young Native American girl. वो कमज़ोर नहीं है, वो डरपोक नहीं है, वो स्ट्रॉन्ग है, डिफाइंट है, वो वहाँ के इंग्लिश रूल्स को डिफाई करती है, उनके अगेंस्ट रिबेल करती है, बट अदरवाइज कल्चरली शी इज़ अ यंग, अ स्मॉल चाइल्ड, शी इज़ अ यंग नेटिव अमेरिकन। शी इज़ रेजिस्टिंग द फोर्स्ड एसिमिलेशन ऑफ अ कल्चर। एसिमिलेशन मतलब उनके कल्चर को ब्रिटिश कल्चर या अमेरिकन कल्चर में एसिमिलेट, मिक्स किया जा रहा था, और वो इस चीज़ के अगेंस्ट रिबेल करती है, especially by the symbolic act of cutting off a long hair, you have already explained, right? जो long hair उसका cultural identity है, and because of this she is determined to fight against this oppression,
वो एक्सेसिव ह्यूमिलिएशन फेस करती है, एक्सेसिव पेन फेस करती है। उसको खींच के ड्रैग करके नीचे लाया जाता है, कुर्सी से बांधा जाता है और ज़बरदस्ती उसके बाल कट कर दिए जाते हैं। शी इज़ फेसिंग सिवियर रेसिज्म एंड एक्सप्लॉयटेशन एट द कार्लाइल इंडियन स्कूल। बट इन सब के बावजूद, इस हार्श और ऑप्रेसिव एनवायरनमेंट के बावजूद, शी रिमेन्ड ऑप्टिमिस्टिक। शी बिलीव्ड इन हर एबिलिटी टू रेजिस्ट। उसने कसम खा ली थी कि वो इस चीज़ के अगेंस्ट आवाज़ उठाएगी और शी विल ओवरकम द इनजस्टिसेस इम्पोज्ड ऑन हर। उसके ऊपर जो ज़बरदस्ती की गई थी, वो उसको ओवरकम करके एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बनकर आएगी। तो अगर हमारे को कुछ पॉइंट्स में ज़िद सा के कैरेक्टर को नरेट करना है, तो रेजिलिएंट है। इतना ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस सहन करने के बाद भी ज़िद सा ने एग्जेम्पलरी रेजिलियंस दिखाया बाय बिकमिंग बाय फाइटिंग, बाय रिबेलिंग अगेंस्ट द कटिंग ऑफ अ हेयर। उसने अंदरूनी इंटरनली अपने कल्चरल आइडेंटिटी को अपहोल्ड किया। एंड व्हेन शी ग्रू अप, शी बिकेम अ राइटर एंड फॉट अगेंस्ट दिस ऑपरेशन। पूरे कहानी में हमें दिखता है, साफ साफ नजर आता है दैट ज़िदकला सा इज़ वेरी प्राउड ऑफ हर हेरिटेज। उसका जो हेयर था वो उसकी अमेरिकन कल्चर का, इन नेटिव अमेरिकन कल्चर की आइडेंटिटी थी, और उसको ना काटने के चक्कर में उसने एक्सेसिव रिबेलियन किया, राइट? तो दैट शोज दैट शी वाज प्राउड ऑफ हर हेरिटेज। देन शी इज सेंसिटिव एंड इमोशनल। वो जिस फीलिंग्स के साथ, जिन वर्ड्स के साथ अपना फियर, अपना एंगर, अपनी ह्यूमिलिएशन को डिस्क्राइब करती है व्हेन अ हेयर वाज बीइंग कट, तो ये शो करता है हर एक्यूट सेंसिटिविटी, हाउ एक्सट्रीमली सेंसिटिव शी वाज टू द इनजस्टिस इन्फ्लिक्टेड अपॉन हर। देन हमारे को उसका determination नज़र आता है। शी इज़ determined to resist. She knows that the other children of her tribe, the other children present over there, they have accepted their hair being cut. But जिद कला सा वहाँ से escape करने की कोशिश करती है। वो जब उसको खींच के नीचे लेकर आ रहे हैं, तब उसको resist करती है। She bites and scratches them. But obviously she is just a child and the English were very mighty, तो उसका वो rebellion काम नहीं करता है। Finally, Zitkalasa becomes a voice for her people, for the Native Americans. ज़िदकला अपनी नरेटिव, अपनी स्टोरी के थ्रू वॉइस देती है टू द एक्सपीरियंसेस ऑफ मेनी नेटिव अमेरिकन चिल्ड्रन। बहुत ज़्यादा बच्चों ने इस तरह के एक्सपीरियंसेस, मतलब दे हैव फेस सच एक्सपीरियंसेस। उनको फोर्स किया गया था टू एसिमिलेट एन एलियन कल्चर, द वाइट कल्चर, और वो अपने नरेटिव्स के थ्रू एक्सपोज करती है कि इसका कितना डिवास्टेटिंग इफेक्ट हुआ था ऑन सच चिल्ड्रन। So, a quick recap of the summary. Zitkala Sa was the pen name of Gertrude Simmons. She was an Native American Indian. She faced social discrimination. There was social discrimination towards the American Indians in अमेरिका। वो अपना फर्स्ट डे एक्सपीरियंस जो कार्लाइल इंडियन स्कूल में था, उसका एक्सपीरियंस वो शेयर करती है। वो उस पर शी इज़ थ्रोइंग लाइट, शी इज़ एक्सपोजिंग द सिस्टम इन हर ऑन द वेरी फर्स्ट डे दैट शी फेस्ड, राइट? तो उसका एक्सपीरियंस कैसे था? इट वॉज वेरी बैड एंड अनप्लेजेंट। वाई वॉज इट बैड एंड अनप्लेजेंट? बिकॉज कार्लाइल इंडियन स्कूल के जो कस्टम्स थे वो बहुत न्यू एंड स्ट्रेंज थे। बेल्स के हिसाब से आपको उठना बैठना है। जो उनको वुडन शूज़ पहनाए गए थे, उनका जो क्लैटरिंग साउंड था, इट वाज इट शोज़ द केओस दैट द चाइल्ड फेल्ट इन दैट एलियन कल्चर। जो वो डिस्क्राइब करती है द वेदर, दैट इट वाज अ वेरी कोल्ड डे। So it is not just a cold day, it is also referring to the cold attitude of the people at the Carlisle Indian School. तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर केओस, कंफ्यूजन, द फीलिंग ऑफ बीइंग ऑफ हैविंग टू डील विद अनकाइंडनेस एंड क्रूअल्टी, तो ये सारी चीज़ें उसके फर्स्ट एक्सपीरियंस में था। उनको प्रेशर था कि जो कपड़े उनको, उनके कल्चर में ना लूज फिटिंग क्लोथ्स थे, शोल्डर्स पे शॉल रखना ज़रूरी था। बट यहाँ पे कार्लाइल इंडियन स्कूल में उनको टाइट फिटिंग क्लोथ्स दिए गए पहनने के लिए। उसके जो कंधों के ऊपर शॉल थी,
वो उठा ली गई, तो इट मेड हर वेरी एम्बैरेस। तो ये सारी चीज़ें इस स्टोरी का फर्स्ट पार्ट की समरी होती हैं। फिर उसके बाद शी टॉक्स अबाउट द वेरी फर्स्ट इम्पॉर्टेंट एजेंडा ऑफ द डे वाज ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट टेबल पे उसको इतनी ह्यूमिलिएशन हुई। शी वॉज न्यू टू द कल्चर, शी डिड नॉट नो द रूटीन, सो शी मेड सेवरल मिस्टेक्स। अब रूटीन ब्रेकफास्ट करने का क्या हो सकता है, हम सोचें। बट कालाल इंडियन स्कूल में एक सेट रूल था कि कैसे आपने बिहेव करना है एट द टेबल। तो उसमें था कि जब फर्स्ट बेल बजेगी यू हैड टू पुल आउट अ चेयर। अब जिद कला सेन ने चेयर तो पुल आउट किया, बट शी इमीडिएटली सैट डाउन। बट बाकी जितने भी लोग थे वो खड़े रहे टिल द सेकंड बेल रैंग। जब सेकंड बेल रिंग हुई तब जाके सब बैठे, बट उनको खड़ा देखते हुए जिद कला सा सेकंड बेल पे खड़ी हो गई। अब सब बैठे हुए थे, जिद कला सा खड़ी हुई थी। तो सारी नजरें उसके ऊपर पहुंची, मतलब फोकस्ड ऑन हर, एंड शी फेल्ट अ फीलिंग ऑफ ह्यूमिलिएशन इन हर। अब जब थर्ड बेल बजी तो पीपल स्टार्टेड ईटिंग, बट जितकला सा तब तक इतनी एम्बैरेस हो गई थी, शी वॉज सो फियरफुल ऑफ मेकिंग अनदर मिस्टेक दैट शी स्टार्टेड क्राइंग एट दिस मिस्टेक्स। एंड वहां पर देयर वाज अ पेल फेस्ड वुमन, शी वॉज स्टेरिंग एट जितकला सा। तो उनको देखकर जितकला सा बिकेम इवन मोर फियरफुल एंड शी कुड नॉट हैव अ ब्रेकफास्ट, शी जस्ट बर्स्ट आउट क्राइंग। इट वॉज एट दिस पॉइंट जुडविन, उसके फ्रेंड ने बताया उसको कि आज उनके बाल कटने हैं, राइट। अब उनके कल्चर में बाल सिर्फ उनके काटे जाते थे जो अनस्किल्ड वॉरियर्स होते थे, जो कावर्ड्स होते थे, या जो मोनर्स होते थे, राइट। उनके शॉर्ट हेयर होते थे। तो उसने डिसाइड किया कि मैं अलाउ नहीं करूँगी किसी को मेरे बाल काटना। वो जैसे ही उसको मौका लगा, शी वेंट एंड हिड इन द फादर्स रूम, but ultimately she was found, she was dragged, and she was tied to a chair, and then her hair was forcibly cut. हेयर कट करना सिर्फ हेयर कट नहीं था, इट वॉज अ क्रशिंग ऑफ अ स्पिरिट। उसकी स्पिरिट को दबा देने की बहुत बड़ी कोशिश की गई थी, राइट। और इस एक्ट ने जितकला सा को रियलाइज कराया कि हाउ पीपल आर क्रूअल। शी मिस्ड द comfort of her mother's arms and homes. She felt that she was just one animal in the huge herd. मतलब उसके बालों से उसको दूसरों की तरह फोर्स किया गया है टू सबमिट, टू बिकम जस्ट लाइक द अदर्स। बट उसने अपने मन में उस पॉइंट पे धार लिया था कि आई विल नॉट बिकम लाइक द अदर्स, आई विल रिबेल। So if we talk about the tone, so initially when Zitkala Sa is talking about the alien culture at the Carlisle Indian School, her tone is of confusion, right? उसको कुछ नहीं पता था क्या हो रहा है। जब ब्रेकफास्ट करने के टाइम पे वो बात करती है तो उसके टोन में एम्बैरेसमेंट है, बिकॉज शी डजंट नो दैट द रूटीन, शी डजंट नो द रूटीन विच इज गोइंग टू बी फॉलोड। नेक्स्ट जब उसकी बात होती है अबाउट द कटिंग ऑफ हर हेयर, तो उसका टोन रिबेलियस होता है, शी इज अगेंस्ट द कटिंग ऑफ हर हेयर। द लास्ट टोन व्हेन हर हेयर हैज बीन कट, तब उसका टोन होता है हेल्पलेस। व्हाई? बिकॉज शी इज टाइड टू हर चेयर, शी इज अनएबल टू प्रिवेंट द कटिंग ऑफ हर हेयर। So with this, we end the discussion on Zit Kalasa. Okay, moving on to the next story, We Too Are Human Beings. तो इस टाइटल, दिस इज अ वेरी सिंपल टाइटल, बहुत सिंपल है। ये बामा ने लिखा है। ये फोकस कर रहा है ऑन द थीम ऑफ अनटचेबिलिटी एंड द एक्सपीरियंस ऑफ अ दलित चाइल्ड इन इंडिया। दलित मतलब द चाइल्ड ऑफ अ पर्सन बिलोंगिंग टू अ शेड्यूल्ड कास्ट, राइट। तो इस चैप्टर का जो सेंट्रल थीम है दैट इज बीइंग रिफ्लेक्टेड इन द टाइटल। इट इज टॉकिंग अबाउट द स्ट्रगल्स दैट द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज आर फेसिंग ड्यू टू कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। जिद कला ने जो फेस किया था दैट वाज रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, मतलब एक कल्चरल डिस्क्रिमिनेशन था। बट मामा ने जो फेस किया दैट इज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, राइट। तो इसीलिए हम उसकी सेंट्रल थीम को मानते हैं कि इट इज द स्ट्रगल्स फेस्ड बाय दिस कम्युनिटी। अगेन जो राइटिंग स्टाइल है इसमें, इट्स अ वेरी पर्सनल स्टाइल, इट्स अ पर्सनल अकाउंट of a young girl, of a young child who is exposing her first experience with untouchability. तो वो ये हाईलाइट करना चाहती है कि यू पीपल ट्रीट अस लाइक एनिमल्स बट वी टू आर ह्यूमन बीइंग।
तो इस स्टोरी का थीम क्या है? द थीम इज रिकग्नाइजिंग दैट वी ऑल आर ह्यूमंस. वी ऑल नीड टू शो ह्यूमैनिटी. देयर इज अ नीड टू चैलेंज सोशल डिस्क्रिमिनेशन. हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठना है. वी ऑल हैव टू वर्क टुगेदर टू रिमूव द सोशल डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्टिंग इन इंडिया. ये जो स्टोरी है ये एक एक्सपीरियंस है ऑफ एन अनटचेबल गर्ल जिसने इन स्पाइट ऑफ नोइंग अबाउट caste discrimination had never experienced it in her conscious mind. उसको जो फर्स्ट टाइम रियलाइज हुआ कि उनकी कम्युनिटी किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन फेस करती है, तो ये कहानी उस एक्सपीरियंस की है और वो इसको एक सोशल इविल कहती है. ये जो स्टोरी है ये एक एक्सर्प्ट है फ्रॉम अ बिगर बुक कारुको. बामा ने एक काफ़ी बड़ी किताब लिखी है, इट्स अ फुल स्टोरी ऑफ अ लाइफ. उसका एक छोटा सा पार्ट है जो 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस में है. उसने इस स्टोरी में अपना थर्ड ग्रेड एक्सपीरियंस नरेट किया है. she says that she was unaware about the negative impacts of untouchability. उसने ह्यूमिलिएशन और एम्बैरेसमेंट अपने एरिया में इनकाउंटर किया था बट कॉन्शियसली कभी इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कराया था. बट इस छोटे से एक्सर्प्ट में, इस छोटी सी कहानी में हमें पता चलता है हाउ लो कास्ट इंडिविजुअल्स आर व्यूड एज अनटचेबल्स. हमारी कास्ट प्रेजुडिस के कारण जो छोटे दर्जे के लोग हैं हम उनको कैसे डिस्क्रिमिनेट करते हैं, हम कैसे उनको अनटचेबल मानते हैं. एक्सपेक्टेड होता है कि जो लो कास्ट पीपल हैं दे आर गोइंग टू शो डेफरेंस. डेफरेंस मतलब they will take a subjugative position in front of the high caste people. बट ये भी दिखाया गया है कि ये माना जाता है कि अगर आप नीचे दर्जे के आदमी हो तो आप जिस भी चीज़ को छुओगे वट एवर यू टच विल बिकम पॉइजन, विल बिकम पोल्यूटेड. तो ये चीज़ इस चैप्टर में बहुत इम्पॉर्टेंट थीम है. तो स्टोरी का जो फर्स्ट थीम है दैट इज द एम्फेसिस दैट ऑल पीपल हैव सिमिलर इमोशंस, all people go through struggles, they also have desires in spite of, regardless of their differences. कोई डार्क है तो कोई फेयर है बट इंसान तो इंसान ही रहेगा. कोई गरीब है तो कोई अमीर है बट इंसान सेम रहता है. उसकी डिज़ायर, उसके इमोशन, उसके स्ट्रगल्स वो सेम के सेम रहते हैं. फिर ये स्टोरी का वेरी इंपॉर्टेंट थीम है द नीड टू चैलेंज सोशल डिस्क्रिमिनेशन. हमें सोशल इनडिस्क्रिमिनेशन, इनजस्टिस हमारी सोसाइटी से ख़त्म करना है. जो मार्जिनलाइज सेक्शन फेस करता है हर रोज़, वी हैव टू मेक एन एफर्ट टू एंड दिस डिस्क्रिमिनेशन. यहाँ पे हमें पता चलता है कि कैसे लो कास्ट पीपल के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है, उनको अनटचेबल माना जाता है. ये पूरी कहानी जो है एक अनटचेबल की कहानी है. जब वो कहती है कि मुझे इस डिस्क्रिमिनेशन, इस सोशल डिस्क्रिमिनेशन के बारे में कुछ नहीं पढ़ा था, वो मतलब सुना था. वो बताती है कि जब उनको बेसिक चीज़ों के लिए एक्सेस डिनाई किया जाता है तो कितनी तरह से ये लोग डिस्क्रिमिनेशन को फेस करते हैं. वो काम भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, मेहनत के पैसे लेते हैं, फिर भी जो हाई कास्ट पीपल हैं उनको कैसे उनका कैसे एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, उनको कितना उनसे एक्स्ट्रा काम कराते हैं और एक्स्ट्रा काम कराते हुए भी उनके साथ कितनी गलत बातें होती हैं. तो ये सारे पॉइंट्स इस स्टोरी में कवर होते हैं. So let's now talk about Bama. Bama कैसे थी? She was a young girl. She was an observant girl from a low caste family. जिसने harsh reality of life को, harsh reality of caste discrimination को अपनी rural Indian community में देखा. She also showcased a strong resilience, a determination to overcome the social barriers. उसका resilience और determination किस चीज़ में हमें visible होता है कि उसने इतना ज़्यादा पढ़ा that she standing first in her class and now everyone wanted to be her friend. पहले तो उसने अपने एजुकेशन में अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग किया एंड देन लेटर ऑन शी बिकेम अ राइटर. तो उसका जो ये रेजिलियंस है हमें कैसे पता चलता है? थ्रू अ ग्रोइंग अवेयरनेस ऑफ द इनजस्टिसेस अराउंड हर. जब उसको समझ में आया कि मेरे आसपास कितना इनजस्टिस हो रहा है
तो उसने अपने स्टोरी को, अपने नरेटिव को यूज किया टू हाईलाइट द डीह्यूमनाइजिंग इफेक्ट्स ऑफ द कास्ट सिस्टम। जो कास्ट सिस्टम है वो इंसान को इंसान नहीं रहने देता है, उनको जानवर बना देता है, उनको डीह्यूमनाइज करता है। डीह्यूमनाइज करना मतलब इंसानियत से गिराकर जानवर बना। तो अगर बामा की हम 5 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो फर्स्ट इज हर एक्यूट ऑब्जर्वेशन स्किल्स। वो जब स्कूल से घर आ रही है तब वो बहुत चीज़ें नोटिस करती है, बट एट द सेम टाइम अपर कास्ट पीपल लोअर कास्ट पीपल को कैसे ट्रीट करते हैं उसने उस चीज़ को बड़ी डिटेल में नोटिस किया, और उस ऑब्जर्वेशन के कारण उसको समझ में आया कि कास्ट सिस्टम कितना कॉम्प्लेक्स है, कितना डिस्क्रिमिनेटरी है। सेकेंड, बामा के बारे में हमें समझना पड़ेगा हर क्यूरियोसिटी एंड क्वेश्चनिंग माइंड। Although this community was facing a lot of discrimination, but Bama was not afraid to ask questions. वो afraid नहीं थी to try and understand कि why this unfair treatment, right? उसने जो अपने आसपास विटनेस की अनफेयर ट्रीटमेंट, उसका रीज़न क्या है, वो उस चीज़ को समझना चाहती थी। वो डिज़ायर शो करती है टू लर्न टू, एंड शी वांटेड टू चैलेंज द सोसाइटल नॉर्म्स बाय लर्निंग। शी वांटेड टू बिकम सो एजुकेटेड दैट नो वन वुड बी एबल टू रेजिस्ट हर फ्रेंडशिप, हर कंपनी। उसकी क्यूरियोसिटी हमें उसमें भी दिखती है कि जो सफ़र, स्कूल से घर का सफ़र 10 मिनट का था, बामा खुद कहती है कि उसका क्यूरियस माइंड के कारण इट वुड टेक हर अराउंड हाफ एन आवर टू 1 आवर। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं टू शो हर क्यूरियोसिटी एंड क्वेश्चनिंग माइंड। फिर बामा का, जस्ट लाइक जितकला साहब, वी कैन सी हर रेजिलियंस एंड इनर स्ट्रेंथ। इन स्पाइट ऑफ द हार्डशिप्स शी फेसेस, बामा डिस्प्ले करती है स्ट्रॉन्ग स्पिरिट एंड डिटर्मिनेशन कि वो उस कास्ट सिस्टम को नहीं अलाउ करेगी टू डिफाइन हर। शी विल मेक हर ओन, शी विल क्रिएट हर ओन आइडेंटिटी। देन बामा में हम एक ग्रोइंग कैरेक्टर नज़र आता है, फ्रॉम एन अनअवेयर गर्ल टू अ गर्ल हु वाज डेवलपिंग अवेयरनेस ऑफ सोशल इनजस्टिसेस। जब उसने डिस्क्रिमिनेशन को फर्स्ट हैंड पे ऑब्जर्व किया तो बामा को ग्रेजुअली अंडरस्टैंड हुआ कि ये कास्ट सिस्टम वर्क कैसे करता है, हाउ ऑप्रेसिव द कास्ट सिस्टम इज, एंड हाउ इट इज सो इम्पॉर्टेंट टू चेंज दिस कास्ट सिस्टम। एंड फाइनली शी बिकम्स अ वॉइस फॉर द ऑप्रेस्ड। अपनी कहानी के थ्रू बामा आवाज़ देती है, बामा गिव्स अ वॉइस to the experiences of those marginalized by the caste system। वो दुनिया को बताती है कि how the people are being marginalized, वो how much pain and indignity they suffer when they are being marginalized। तो बामा की कहानी क्या है? बामा एक चीयरफुल गर्ल है जिसको चीज़ें ऑब्जर्व करना बहुत पसंद है। उसके आसपास स्ट्रीट्स में जो भी हो रहा है, शी लव्स टू सी देम। उसके स्कूल से घर का सफ़र सिर्फ 10 मिनट्स का है, बट उसको 30 टू 60 मिनट्स लगते हैं, बिकॉज़ उसको मज़ा आता है टू सी ऑल द डिफरेंट साइड्स। वो बोलती है कभी मुझे मंकी परफॉर्म करते हुए नज़र आता है, कभी मुझे स्नेक चार्मर नज़र आता है अपने स्नेक के साथ, कभी वो बोलती है कि वहाँ पे एक साइकिलिस्ट है जो 3 दिन से कंटिन्यूसली साइकिल कर रहा है। देन शी टॉक्स अबाउट अ टेम्पल जिसका एक बड़ा सा बेल था, और वहाँ पे बाहर एक ट्राइबल मैन था हु वाज सेलिंग क्ले बीड्स एंड नीडल्स, छोटी छोटी सी चीज़ें बेच रहा था। Then she also talks about, how many stalls, snack stalls she would come across, the different street acts, juggler का, वो बहुत चीज़ें describe करती है। She would watch all those things, और वो इतना धीरे धीरे चलती थी इन चीज़ों को देखते हुए कि उसको ऑलमोस्ट 1 घंटा लग जाता था घर पहुंचने के लिए। शी ऑल्सो टॉक्स अबाउट कि कैसे वहाँ पे उस एरिया में इतने सारे पॉलिटिकल पार्टीज आते थे टू गिव लेक्चर्स। तो यहाँ पर एक सटल सटायर भी है ऑन द पॉलिटिकल सिस्टम, द फॉल्स प्रॉमिसेस, रोड साइड स्टैंड। ये पॉलिटिशियंस इंडिया में आते हैं मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ में, बड़े बड़े प्रॉमिसेस करते हैं, बट वंस दे विन द इलेक्शन दे डू नॉट टर्न अराउंड टू चेंज द लाइव्स ऑफ द मार्जिनलाइज्ड। तो ये हल्का सा रेफरेंस यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी आता है। तो शी टॉक्स अबाउट हाउ वन डे के जब वो ऐसे ही जा रही होती है तो शी कम्स अक्रॉस अ लैंडलॉर्ड हु इज सिटिंग एंड वाचिंग द वर्कर्स वर्किंग इन द इन द एरिया। गाय कैसे एक ह्यूज खंबे के आगे पीछे चल रही है एक्सट्रैक्टिंग द ऑयल,
And then she describes an old man of her community, an elder of her community, जो एक स्नैक पैकेट को, एक बैग पैकेट ऑफ बड़ाइस को बड़े स्ट्रेंज मैनर में होल्ड करके लेकर आ रहा था, एंड देन हाउ डिफरेंशियली ही ऑफर्ड इट टू द लैंडलॉर्ड। उसको उस टाइम पे ये समझ में नहीं आया था कि ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। उसको उस एल्डरली का चलने का तरीका, पैकेट होल्ड करने का तरीका इतना ह्यूमरस लगा दैट शी फाउंड इट वेरी अम्यूजिंग एंड शी बर्स्ट आउट लाफिंग। हाउएवर जब वो घर पहुंची और उसने अपने बड़े भाई को ये सारा बताया और वो हंसने लगी, तब उसके भाई ने उसको सच्चाई बताई कि दिस इज़ नॉट एन अम्यूजिंग स्टोरी, ये उनकी कम्युनिटी की रियलिटी है कि दे आर लो कास्ट पीपल एंड हाउ द अपर कास्ट पीपल आर डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट देम। वो अलाउ नहीं करते हैं लो कास्ट पीपल को अपनी प्रेजेंस में या टू टच एनी ऑफ देयर बिलोंगिंग्स, क्योंकि वो बिलीव करते थे कि लो कास्ट लोग अगर टच करेंगे तो वो चीज़ें इम्प्योर हो जाएंगी। अब बामा जब ये सच्चाई सुनती है तो शी रिबेल्स, उसको इतना गुस्सा आता है, शी फाइंड्स इट सो डिस्गस्टिंग that how can one community think like this about another community. She believes that they all are humans and one should not discriminate against the other. तो वो अपने भाई को फर्दर क्रॉस क्वेश्चन समझ करती है कि हम इस चीज़ से कैसे लड़ सकते हैं। ब्रदर अपना एक्सपीरियंस भी बताता है कि एक बार मैं जा रहा था, आई वॉज ऑल्दो आई बिलोंग टू द दलित कम्युनिटी बट आई वॉज वेल ड्रेस्ड, मोर ओवर आई वॉज होल्डिंग बुक्स इन माई हैंड। तो जो हाई कास्ट पीपल हैं अब वो डायरेक्टली तो मेरे से पूछ नहीं सकते थे कि आई एम ए लो कास्ट पर्सन और नॉट। तो पहले उन्होंने मेरे से मेरा नाम पूछा, जब नाम से समझ में नहीं आया तो मैं रहता कहाँ पे हूँ ये पूछा, क्योंकि ऑब्वियसली a person of low caste will not stay in the residential area of a high caste community. तो बोलता है एवरी डे ऑल ऑफ अस आर फेसिंग डिस्क्रिमिनेशन। तो बामा उसको फर्दर क्वेश्चन करती है कि हाउ कैन वी ओवरकम दिस। तो ब्रदर अन्ना उसको रिप्लाई करता है कि टू स्टडी हार्ड इज द ओनली वे टू अर्न रिस्पेक्ट ऑफ द पीपल अराउंड अस। तो वो बहुत मेहनत करती है, वो उसके सजेशंस को फॉलो करती है एंड शी बिकम्स अ टॉपर ऑफ द क्लास, ड्यू टू विच ड्यू टू विच शी नॉट ओनली अर्न्स द रिस्पेक्ट ऑफ पीपल but also earns many friends. So in this way she rebels and rebels against the discrimination. Finally talking about the tone in the story, तो first tone जब शुरुआत में हम चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं तो बामा का जो टोन है दैट इज अम्यूज्ड, cheerful. It is full of wonder and curiosity when she is describing her journey from school to home. वो इतनी क्यूरियस है, वो इतनी वंडरस है कि कितनी ब्यूटीफुल साइट्स हैं, वो हर चीज़ देखकर अम्यूज्ड और चेयरफुल फील करती है। बट जब वो अपने एल्डरली को, उसकी कम्युनिटी के एल्डर को इतना स्ट्रेंज मैनर में बिहेव करते हुए देखती है तो इनिशियल फीलिंग इज ऑफ अम्यूजमेंट, बट व्हेन शी कम्स टू नो द ट्रुथ इट इज फुल ऑफ इंडिग्नेशन। मतलब उसको गुस्सा आ रहा है, शी रिवॉल्व्स एंड रिबेल्स अगेंस्ट दिस एंड देयर इज अ डिटर्मिनेशन इन हर दैट शी विल फाइट अगेंस्ट दिस सिस्टम। So with this, we end the discussion on both the characters. But at the end, we need to remember that only education is the way to fight discrimination. दोनों का जिद कलास और बामा का जो rebellion था, it resulted in both of them becoming writers and exposing the harsh truths of racial discrimination, caste discrimination through their writings. तो ये बात याद रखना, it will become a kind of a conclusion to your answers. So with this, I end the video. God bless all of you and all the best for your board exam.